पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई के पास सिस्टम स्क्रीन आती है और उसे बताती है कि आने वाले खतरों को उसे हराना होगा और अपना नाम आगे बढ़ाना है। और फिर हम देखते हैं कि वो खतरा एक ग्रीन स्नेक मास्टर होता है जो लिन फैमिली के एंसेस्टर से अपना बदला लेने आया हुआ होता है और उनकी आपस में लड़ाई होती है। तो येजी लिन फैमिली को धोखा देकर ग्रीन स्नेक मास्टर के साथ हो जाता है और बाई एक फार्मूला बनाकर येजी के ऊपर भेजता है जिससे कि येजी एक बड़े डीमन में चेंज हो जाता है और वो लिन फैमिली पे हमला करने लगता है कि ग्रीन स्नेक मास्टर और एंसेस्टर के बीच लड़ाई चल रही होती है और एंसेस्टर पे ग्रीन स्नेक मास्टर एक खतरनाक अटैक करता है जिससे एंसेस्टर जमीन पर गिर जाता है। पर फिर हमें पता चलता है कि वो एंसेस्टर नहीं बाई का पुतला होता है और फिर बाई ग्रीन स्नेक मास्टर के पीछे आ जाता है और उसके बड़े ग्रीन स्नेक को एक छोटे से ग्लोब में बंद कर देता है। तो ग्रीन स्नेक मास्टर मरते मरते अपने अंदर से कुछ रोशनी सी निकालने लगता है और बाई उस रोशनी को देखकर सोच रहा होता है कि ये कर क्या रहा है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ग्रीन स्नेक मास्टर एक डीमन में चेंज होने लगता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़े अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है जिसे देखकर बाई कहता है स्पिरिचुअल स्पेस में अपनी एबिलिटी को बढ़ाना ये तो सच में डीमन क्लैन का मेथड है। इविल कल्टीवेशन, सोल सेक्ट और अब डीमन क्लैम, तूने तो सच में हर जगह से बफ इकट्ठे किए हैं। तो स्नेक मास्टर कहता है ये हिपोक्रिटिकल वर्ड, इसे तो खत्म हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपने लॉर्ड को अपनी खुद की बलि क्यों न देनी पड़े, पर मैं इसे खत्म कर दूंगा। और फिर एक बहुत बड़े अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल निकालते हुए कहता है रिपेंट। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से आग की बहुत बड़ी बीम सी निकलकर बाई की ओर बढ़ती है जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही होती है। तो बाई उसे देखकर कहता है अगर यहाँ मेरी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं आएगी तो, और वो अपने आप को तैयार करने लगता है और फिर अपना पंच तैयार करके कहता है तो फिर मैं अपनी फिजिकल फोर्स को यूज करूंगा। और हम देखते हैं कि बाई उस आग के गोले को अपना पंच मारता है और बाई ये करते हुए बड़ा कूल लग रहा था जिससे वो आग का गोला पूरी तरह नष्ट हो जाता है और वापस जाकर स्नेक मास्टर को लगता है जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जमीन पर आकर गिरने लगते हैं। तभी बाई के पास सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने वर्ड टास्क को कंप्लीट कर लिया है, ये तुम्हारे रिवार्ड है। तो बाई सिस्टम स्क्रीन से कहता है रिवार्ड सभी थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं लेकिन ये आदमी का कनेक्शन सोल सेक्ट से है और डीमन क्लैन से भी, शायद इसके शरीर में कुछ क्लू हो सकते हैं। और तभी बाई कुछ देखकर अचानक से चौंक जाता है क्योंकि स्नेक मास्टर का शरीर से एक एनर्जी सी निकलने लगती है और उसके शरीर से कुछ चमकने लगता है। और फिर बाई देखता है कि उसके शरीर के कुछ टुकड़े जुड़कर हवा में उड़ने लगते हैं। तो बाई उन्हें रोकते हुए कहता है तुम मुझसे भागना चाहते हो और एक अटैक उस पर कर देता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन टुकड़ों में से एक रिंग जैसा टुकड़ा लेकर बाई कहता है ये चीज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और इधर नीचे से सू उस क्यूब को देखते हुए कहती है डीमन क्लैन का ओरा कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है। और फिर नैलन को कहती है मास्टर अब बस वापस आने ही वाले हैं, क्या तुम दोनों का हो गया है। और हम देखते हैं कि नैलन और मैंग येजी के साथ लड़ रही होती हैं। तो नैलन कहती है सिस्टर थोड़ा सा इंतजार करो, पता नहीं क्यों मेरा जहर इस पर काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। और मैंग कहती है मुझे इसके साथ काउंट मत करो, मैं तो बस इसकी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने का काम कर रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि येजी एक पिलर पर बैठा कह रहा होता है ये कैसे हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसे ऐसा करता देख नैलन कहती है हे यहाँ से भागो मत, मेरी सिस्टर को थोड़ी जल्दी हो रही है तो जल्दी से यहाँ आओ और मेरे साथ लड़ाई करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे अगर मेरे मास्टर यहाँ आ गए तो येजी मन में सोचता है डैम ये तो ग्रीन स्नेक इमोर्टल का डेडली पॉइजन था, फिर भी ये लोग ऐसे कैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये इनके लिए कुछ भी नहीं हो। और नैलन पर अटैक करते हुए कहता है ठीक है अगर ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो क्यों ना मैं अपनी ताकत का यूज करूं। और वहां जमीन पर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वहां धूल ही धूल उड़ जाती है
पर हम देखते हैं कि नैलन उस वार को डोज कर जाती है और फिर अपनी एक जोरदार किक से अटैक करती है, जिससे वहां बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। और नैलन देखती है कि वहां पर येजी नहीं होता है, तो वो कहती है क्या क्या वो भाग गया। और मैंग नैलन से कहती है रुकी, तुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सू कहती है कि इस डीमन पिल ने शरीर को बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया है, अगली बार इससे लड़ाई मैं करूंगी, फिर देखना इसका क्या हाल होता है। तो मैंग कहती है तुम स्टिंग की सुल्यू, इसके बारे में सोचना भी मत। और नैलन उधर देखते हुए कहती है अरे वो तो भाग गया। और हम देखते हैं कि ये जी एक और भागते हुए कहता है ये आखिरकार हुआ कैसे, डैम इट, बाई के डिसाइपल तो सच में बहुत ही खतरनाक है। और तभी ये जी के सामने बाई आ जाता है और कहता है यो, ये भी कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तो ये जी बाई को देखकर कहता है क्या बाई लियू चैन। और बाई कहता है ब्रोदर अब समय हो गया है रोड को हिट करने का। और फिर हम देखते हैं कि वहां बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और चिल्लाने की आवाज आती है। और इधर सू नैलन से कह रही होती है तुम ज्यादा पैनिक मत करो, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और उसे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो मैंग कहती है नो वे, मेरे पास तो सिर्फ खजाना ढूंढने का ही सेंस है, मैं किसी और चीज को नहीं ढूंढ सकती। और तभी वो सामने बाई को आते देखते हैं और कहते हैं मास्टर आप वापस आ गए। तो बाई सू से कहता है सू इधर आओ और इसे देखो, ये क्या चीज है, क्या ये तुम्हें भी जानी पहचानी लग रही है। तो मैंग उसे देखकर कहती है क्या ये मेरा खजाना है, क्या तुम इसे मुझे वापस देने वाले हो। तो बाई कहता है ये टुकड़ा मुझे ग्रीन स्नेक जेंटलमैन की लाश से मिला है, जो कि एक डीमन में बदल गया था। मैंग तुझे ये तेरा क्या कहां से लग रहा है, क्या तुझे भी ऐसा कोई खजाना मिला है पहले। तो मैंग बताती है हाँ, ऐसा ही खजाना मुझे पहले भी मिल चुका है, जब मैं साउथ सी में ट्रैवल कर रही थी। वहां के कुछ लोग इस चीज को गिफ्ट के तौर पे ऑफर कर रहे हैं और मैंने ये देखा है कि इस चीज के अंदर कुछ अजीब सी अननोन पावर है, इसलिए मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी और मैंने इसे खेलने के लिए ले लिया था। तो भाई कहता है ओ, मैंने डीमन क्लैन एंट्रेंस को सील कर दिया था साउथ सी में, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल सेक्ट और डीमन क्लैन के पास और भी बहुत से रास्ते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के। चलो हम वापस चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो विमान में बैठकर वापस जाने लगते हैं और भाई कहता है पहले हम क्विंगलन पीक पे चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और फिर हमें क्विंगलन पीक का सीन दिखाया जाता है और जब वो विमान से नीचे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि नैलन डर से कांप रही होती है, लगता है उसे हाइट का डर है। तो सू उसे संभालते हुए कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, जल्दी ही तुम इसकी आदी हो जाओगी। और भाई कहता है एक बार हम पैकिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नैलन को लेकर डीन को रिपोर्ट करता हूँ और अपने रेस्पेक्ट मास्टर को देता हूँ। और सुल्यू तुम 4 आर्ट डिपार्टमेंट जाओ और वहाँ जीलिंग को ढूंढो, इस बार हम उसकी हेल्प के बिना वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार की ट्रिप हमारी बहुत खतरनाक होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी दिमाग से प्रिपेयर हो जाओ। ये सुनकर सू और मैंग थोड़ी सी चौंकते हुए कहते हैं क्या इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है क्या। और तभी वो क्विंगलन पीक के घर की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा होता है और हर जगह फायरवुड उड़ रही होती है। तो सू कहती है ये क्या हो रहा है, क्या उस खरगोश ने हमारा घर उड़ा दिया है। और बाई कहता है आखिरकार एल्डर कर क्या रही है। और फिर हम एल्डर सिक्स्थ को देखते हैं जिसके चारों तरफ फायरवुड उड़ रही होती है। तो उसके पास वो जुई आती है और कहती है एल्डर सिक्स्थ मैं आपके लिए एक कैरेट लाई हूँ, तूने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है। तो एल्डर सिक्स्थ कहती है थैंक यू, पर मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो वो जुई कहती है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुमने हर जगह फायरवुड ही कर रखी है। और तभी वो जुई को बाई लियो चैन दिखता है तो वो जोर से चिल्लाती है लियो चैन। और हम देखते हैं कि बाई अपनी पावर से सारे फायरवुड को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है और पूछता है मैन कहाँ है। और सू और वो जुई आपस में गले मिलने लगती हैं और नैलन भी उन्हें हेलो करती है। तो एल्डर सिक्स्थ तेजी से बाई की ओर आते हुए कहती है ओल्ड बाई प्लीज मदद करो, प्लीज बॉस को बचा लो, आपको उनकी मदद करनी ही होगी। तो बाई कहता है
पैनिक मत करो, थोड़ा धीरे बताओ मुझे आखिरकार बात क्या है। तो एल्डर बताती है, सिक्स्थ एंसेस्टर मिस मैनमैन की सिचुएशन बहुत सीरियस है, जितना तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप मेरे साथ चलो और देखो। ये सुनकर बाई और सू चौक से जाते हैं और वो एक कमरे में आते हैं जहाँ पर मैनमैन लेटी हुई होती है और उस पे से ग्रीन रोशनी निकल रही होती है। तो सू उसे देखकर कहती है, आखिरकार ये ऐसी कैसे हो गई। और पास में ही खड़ी लड़की कहती है, मैं जो कर सकती थी वो सब मैंने कर लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो भाई उस लड़की के पीछे आकर उस पर हाथ रखते हुए कहता है, जीलिंग आखिर मैनमैन के साथ यहाँ क्या हो रहा है। और अचानक पीछे से हाथ रखने की वजह से जीलिंग चौक सी जाती है और घबराते हुए कहती है, क्या भाई, इंस्ट्रक्टर भाई। तो भाई उसे कहता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सोल सेपरेशन का यूज कर रही हो। तो जीलिंग कहती है, इंस्ट्रक्टर भाई सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। जैसा कि तुम कह रहे हो, मिस मैनमैन की बॉडी उनकी आत्मा को रिजेक्ट कर रही है। मैं सिर्फ सोल बाइंडिंग क्रिस्टल को यूज कर टेम्परेली लॉक कर सकती हूँ, बट ये भी अब बस टूटने ही वाला है। तो भाई कहता है, मुझे याद है कि सोल बाइंडिंग क्रिस्टल आत्माओं को अपने फ्यूल की तरह यूज करता है, फिर तुम इसे यूज करने के लिए आत्माएं कहाँ से ला रही हो। तो जीलिंग कहती है, मैंने अकेडमी की हर जगह से लाइव स्टॉक सोल्स को इकट्ठा किया है ताकि ये जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा देर तक चल पाए। और अब मिस मैनमैन सिर्फ अपनी कल्टीवेशन की वजह से रुकी हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी सोल बाइंडिंग क्रिस्टल नहीं होगा इनकी आत्मा को मेंटेन करने के लिए, तो इनकी आत्मा जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये तो बस समय की मांग थी। अगर हम बहुत सारी आत्माओं को यूज नहीं करेंगे तो। तभी एल्डर सिक्स्थ कहती है, बहुत हो गया, तुम बार बार ऐसा क्यों कह रही हो। और वहां से जाने लगती है। तो सू उसे जाते देख कहती है, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। और एल्डर सिक्स्थ के सामने बाई खड़ा हो जाता है। तो एल्डर सिक्स्थ कहती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तो बाई उसे कहता है, और अगर मैं मना करूं तो एल्डर सिक्स्थ रोते रोते कहती है, नहीं नहीं, मैं तुझे मार दूंगी। तो बाई उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, मैनमैन बहुत अच्छी पर्सन है और मैं भी उसकी चिंता करता हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है तुम उसको करने के बारे में सोचना भी मत। तो एल्डर सिक्स्थ रोते रोते कहती है, तो फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताओ मैं करूँ क्या। तो भाई उसे कहता है, तुम चिंता मत करो और ये सब मुझ पे छोड़ दो, ये मैं देख लेता हूँ कि इसके साथ अब क्या करना है। और फिर हम देखते हैं कि उस घर से बहुत तेज गोल्डन रोशनी बाहर निकलने लगती है और वहां से आवाज आती है, डन, ये काम हो गया है। और हम देखते हैं कि मैनमैन का एक छोटा सा रूप सोल फॉर्म में वहां पर बैठा होता है, जो दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि मैनमैन की सोल के पास में वही छोटा ग्रीन स्नेक बैठा होता है, जो बाई ग्रीन स्नेक मास्टर से छीन कर लाया होता है। और फिर बाई उन्हें देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एल्डर अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, तो आपका ये मतलब है कि बॉस अब हमेशा के लिए ऐसी हो गई है और इसके लिए ये सांप जिम्मेदार है। तो जिनलिन कहती है, ये आखिरकार हुआ कैसे, किसी के शरीर से उसकी आत्मा को अलग करना, वो भी उसके मांसपेशियों को बिना हानि पहुंचाए, ये तो अनबिलीवेबल है। तो भाई उसे बताता है कि ये छोटा सा सांप क्यों प्योर है और ये जो भी आत्माएं खाता है उन्हें अपने खुद के कल्टीवेशन में बदल देता है और ये अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर और अपनी खुद की आत्मा के साथ भी सेम कर सकता है। तो फिर अब से ये मैनमैन के लिए आत्माओं का अच्छा खाना रहेगा, पर ये थोड़ा सा मैनमैन के लिए कठिन जरूर रहेगा। तो मैनमैन कहती है, आप सभी को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये डिफिकल्टी तो मेरे लिए अब कुछ नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि अभी ये शरीर मेरे लिए अच्छे से यूज करने के लिए नहीं है। और सू मैनमैन को देखकर थोड़ी चिंता करने लगती है और बाई से कहती है, मास्टर, मैनमैन आखिरकार कब तक अपनी असली बॉडी में वापस आ पाएगी। तो बाई उसे देखकर कहता है, क्या, मुझे अभी तक तो बस इतना ही पता चला है कि जब मैंने मैनमैन की मेरेडियन को रिबिल्ड किया तो मैनमैन की सोल उसके शरीर से सेपरेट हो गई। ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सोल उसके ज़ॉम्बी बॉडी से बहुत समय तक अटैच रही है।
और जब मैन मैन का शरीर ठीक हो गया है तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है, पर फिर भी एक कॉर्प्स सोल को अर्थ इमोर्टल लेवल की लिविंग सोल में चेंज करना ये बहुत कठिन काम है। वैसे तो हम किंग प्योर से ऐसा करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें लगता है कि कम से कम 100 साल तो लग ही जाएंगे। तो मैंग सू से कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब तक ये ठीक है तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल्टिवेटिंग इमोर्टल्स को कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। मैं तो कई हजार सालों से पत्तियां ही खा रही थी जब तक कि मैं एक डीमन नहीं बन गई। 100 साल तो बस ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि पलक झपकाई हो। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो और इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। तो भाई कहता है, मुझे तो लगता है कि कुछ ही समय में वो जुई भी इमोर्टल हो जाएगी। 100 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, हमारे पास तो सिर्फ आज और कल होता है। तो चलो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं जिससे ये प्रोसेस थोड़ी तेज हो पाए। तो ये सुनकर वो जुई खुश होते हुए कहती है, एक इमोर्टल बनूंगी, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो जिंगलिन बताती है, इंस्ट्रक्टर भाई, जब मैं सोल सेक्ट में सोल एनोई थी तब मैंने एक ऐसे ट्रेजर के बारे में सुना था जो कि डीमन रियलम से था और वो सोल को रिपेयर करने के काम में आया करता था। क्या आपको लगता है कि वो कुछ हेल्प कर सकता है? और भाई सोचता है, डीमन रियलम फिर दोबारा? एनीवे, हमें वहां पे तो जाना ही है, चलो वहां चलकर देखते हैं आखिरकार क्या चीज है। और रास्ते में हम सोल पैलेस से ट्रेजर भी लेते जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और भाई कहता है, नैलन, जीलिंग और सू, तुम तीनों मेरे साथ डीमन रियल्म चलने वाले हो। ये सुनकर जीलिंग कहती है, क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा? और फिर मैंग से कहता है, मैंग और सू, तुम दोनों यहीं पर रुककर मैन मैन की देखभाल करोगे। तो सू कहती है, मास्टर मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। और मैंग कहती है, फाइनली वैकेशन मिल गई। तो भाई सू के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, सू वहाँ सब कुछ ठीक है और यहाँ मैन मैन की ओर से सिर्फ तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो उसका ख्याल रख सकती हो, तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसे सपोर्ट मिल पाए। तो सू मैन मैन के पास आ जाती है, जिसे देखकर मैन मैन खुश होते हुए कहते हैं, सू लियू, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और घर का ख्याल रखना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सू मुस्कुराते हुए कहती है, ओह मैं समझ गई मास्टर, आप आखिरकार कहना क्या चाहते थे। और भाई सबसे पूछता है, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई है? तो सभी कहते हैं, हाँ हमारी पैकिंग हो गई है। तो भाई कहता है, ठीक है फिर मैं अपने विमान को यहाँ बुलाता हूँ और तो सभी जाने के लिए तैयार हो जाओ। और एल्डर सिक्स्थ कहती है, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ, मैं आज उन इविल कल्टिवेटर्स को बहुत मारूंगी। और भाई नैलन को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या तुमने कुछ पीछे छोड़ दिया है? तुम अपने साथ ककून और जो तालिस्मान मैंने दिया था उसे लेना मत भूलना। तो नैलन कहती है, मास्टर मैंने सब कुछ अपने साथ ले लिया है, लेकिन मेरा रेल्म बहुत ही लो है, कहीं मैं आपको किसी परेशानी में न डाल दूं, बस यही थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो भाई मुस्कुराते हुए कहता है, नैलन तुम टेंशन ना लो, तुमने अभी गोल्डन कोर को ब्रेक थ्रू किया है और अभी तुम स्टेबल नहीं हो, तुम टेंशन मत लो, वहां चलकर हम डीमन रियल्म में बहुत सी ट्रेनिंग करेंगे और बहुत से डीमंस को मारेंगे। तो एल्डर सिक्स्थ खुश होते हुए कहती है, ज्यादा पैनिक मत करो, मैं तुझे कवर करूंगी। 10 साल पहले जब मैं यहाँ रहती थी तब मेरी एक डीमन के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन वो पहले ही भाग गया और हम में से कोई विनर डिसाइड नहीं हो पाया। इस बार अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे ऐसे मारूंगी कि वो अपने आप को खुद ही हारा हुआ मान ले। तो भाई एल्डर से कहता है, एल्डर सिक्स्थ मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ कि हम सोल पैलेस से सिर्फ ट्रेजर लेने जा रहे हैं और थोड़ा सा डीमन रेल की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वहां पर बिना मतलब की कोई लड़ाई या फिर कोई मुसीबत खड़ी मत करना। और इधर जिंगलिन रोते हुए कहती है, मुझे क्यों तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, मैं तो किंगलन पीक से भी नहीं हूँ। और तभी वहां बाई का विमान आ जाता है और उसमें से कुछ अजीब सी चीजें निकलकर उन तीनों को पकड़ लेती हैं। तो वो तीनों कहते हैं, ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये क्या चीज है? तो भाई उन्हें कहता है, फ्लाइंग बोट यहाँ आ गई है, चलो चलते हैं अब। और भाई विमान में बैठकर उड़ते हुए कहता है, हमारा टारगेट बे युआन सी है जो साउथ बॉर्डर पे है, चलो चलते हैं।
और फिर हमें क्विंगोंग एकेडमी के ब्रोकन स्वार्ड केव में स्वार्ड आर्ट डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां एक पर्सन बैठकर तलवारों पर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी अचानक वो अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है कि एक अजीब सी छाया उसके सामने खड़ी होती है, जो उसे बताती है डेमन लॉर्ड जल्दी ही रिवाइव होने वाले हैं। हम अभी बाहर उन्हें रिवाइव करने में थोड़े बिजी हैं और तुम यहाँ पर छुपे हुए हो और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो आदमी मेडिटेशन कर रहा था वो फॉर्मर स्वार्ड आर्ट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर होता है, जिसका नाम चैन यी होता है। वो साउथ बॉर्डर स्वार्ड गॉड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कहता है ये ड्यूटी मुझे मेरे लॉर्ड ने दी है, जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां जरूर खड़ा रहूंगा। मैं वो तेज तलवार हूँ जो इमोर्टल अलायंस के सर उड़ाने के लिए बनी है। तो वो काली छाया कहती है तुम जो भी हो, तुम जैसे भी हो, पर क्या तुम्हें पीछे दर्द नहीं हो रहा है? और स्वार्ड गॉड खड़ा होते हुए कहता है जो भी हो, मुझे जैसा भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन ये मेरा कल्टीवेशन करने का तरीका है और मैं इसी तरह से कल्टीवेशन करता हूँ। चल, मुझे तो ये देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी बड़ी तलवार आखिरकार थी किधर। और फिर चैन यी काली छाया से कहता है इस बार तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? तुम मुझसे ऐसे ही चिट चैट करने तो आए नहीं होगे। तो वो काली छाया कहती है ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि अंधेरे में उसकी दोनों लाल आंखें बहुत खतरनाक लग रही होती हैं। और वो कहता है वो छोटा सांप क्विंगपोर, उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है और हमारे लोगों की एक्टिविटीज सामने आने लगी हैं। और अब एकेडमी से कुछ लोग बेयुआन सी की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। तो चैन यी कहता है किस डिपार्टमेंट से हैं वो लोग? और वो काली छाया बताती है किंगलन पीक से तालिस्मान डिपार्टमेंट के लोग। तो स्वार्ड गॉड कहता है क्या? वो वेस्ट बाय लियो चैन। और फिर हमें बेयुआन का सीन दिखाया जाता है, जहां समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही होती हैं और जो काफी खूबसूरत दृश्य दिख रहा होता है। और वहां जेलन स्विम सूट पहने खड़ी होती है और वो कहती है क्या मास्टर, इस चीज को स्विम सूट कहते हैं? और इधर एल्डर सिक्स बहुत सा सामान उठाए हुए कहती है ये क्या, ये फटे कपड़े पहनने से तो अच्छा है कि मैं वाटर अवॉइडिंग टेक्निक का यूज करूं। पता नहीं मास्टर क्या सोच रहे हैं। वाटर अवॉइडिंग टेक्निक से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता था। तो भाई उसे कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ डेमोनिक एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को तुरंत सेंस कर लेती है और उसे निष्क्रिय कर देती है। तो यहाँ वाटर अवॉइडिंग टेक्निक बिल्कुल ही यूजलेस है। और मैंने तुझे जो स्विम सूट दिया है वो पूरी तरह ड्रैगन स्किन से फ्यूज्ड है, तो इसका डिफेंस बहुत ही अच्छा है। तुम्हें जब भी मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना चाहिए। तो एल्डर कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बोझ लाद रखा है, तो मैं तुम्हारी बात कैसे सुनूं? तुम ही बताओ मुझे गुस्सा तो आएगा ही। तो भाई कहता है जो भी मेरी बात नहीं सुनता है और मुझे कोऑपरेट नहीं करता है तो मुझे उसे एक सबक सिखाना पड़ता है। क्या तुम्हें भी सिखाना पड़ेगा? और जीलिंग को कहता है तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी इधर आओ। और जीलिंग कह रही होती है ये कपड़े कितने अजीब से हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आखिरकार बाई लियो चैन सोच क्या रहा है? वो सच में बहुत ज्यादा कर जाते हैं। अगर ऐसे मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी शादी भी नहीं होगी। तो भाई उसे देखते हुए कहता है ये सूट तुम पे सच में बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और इसमें तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर जेलिन बहुत शर्माने लगती है और कहती है अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो एल्डर सिक्स पानी में घुस के कहती है तुम यहाँ किसके लिए शर्मा रही हो? वे सभी जा चुके हैं, जल्दी करो और हमें फॉलो करो। और फिर हमें समुद्र के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग दो पत्थरों के बीच से जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक पत्थर के पीछे से कोई उन पे नजर बनाए हुए होता है और वो अपने हाथ में एक ट्रांसमीटर सा लेकर कहता है कैप्टन को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैकेनिज्म पूरी तरह सेट कर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि पानी में काली छाया, इस बार हम उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। और पानी के अंदर बहुत तेज हंसने लगता है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है।
अगर मुझे कोई इसका नया एपिसोड मिलता है तो मैं उसे जल्दी ही डाल दूंगा। तो अब मिलते हैं एक नए मांगा में, तब तक के लिए बाय बाय।